नया सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो 4 यूनिट है उसमें से पहला यूनिट चालू कर रहे हैं कॉस्ट शीट एंड टेंडर। यूनिट नंबर 1 का नाम क्या है? अभी ये कॉस्ट सब्जेक्ट क्या है उसके बारे में समझाते हैं और फिर उसके बाद में कॉस्ट शीट और टेंडर के बारे में पढ़ाएंगे। अब यूनिट नंबर 1 में मतलब बेसिक चीज होंगी और सब्जेक्ट अपने लिए पहली बार आया है कॉस्ट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अकाउंटिंग के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है, लेकिन हम बात करें अगर कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोग पढ़े हो, अभी तक जो सब्जेक्ट पढ़े हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़े हो, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते थे अपन? फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर इनकम को रिकॉर्ड करके फाइनेंशियल प्रॉफिट लॉस पता करते थे। लेकिन अब हम कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लागत के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे? अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करेंगे और उससे लागत लगा के बाद कितना प्रॉफिट होता है और कितना लॉस होता है वो पता करेंगे। जैसे अगर हमारा बिजनेस है प्रोडक्ट बनाने का, फैक्ट्री है जिसमें कुरकुरे वगैरह ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं अपन बहुत सारी क्वांटिटी में, तो वो पूरा बनाने में हमको जो खर्चा होगा उस पूरे खर्चे को टोटल करेंगे, उसको सेल एडवर्टाइजमेंट का भी खर्चा देखेंगे, प्रोडक्ट से ही रिलेटेड सब कुछ जोड़ेंगे और उस प्रोडक्ट को बना के बेचने के लिए ऑफिस भी लगता होगा, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या भी खर्चे है, ओवरऑल बिजनेस कर रहे तो सब कुछ, लेकिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से? लागत के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितनी लागत उस प्रोडक्ट को बेचने खरीद के करने में लग रही, बिजनेस में लग रही। तो उस पूरे प्रोडक्शन और प्रोडक्ट के बेचने से रिलेटेड कंप्लीट एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करके उसके प्रॉफिट, उसके सेल से कंपेयर करके प्रॉफिट लॉस निकालना रहेगा एक प्रॉपर फॉर्मेट में कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। तो जैसे अपन फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए फाइनल अकाउंट बनाते थे, अंतिम लेखा बनाते थे, व्यापार लेखा, लाभालाभ लेखा, स्थिति विवरण, वैसे ही अपने इंग्लिश में बोलते थे ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट, वैसे ही अपने कॉस्ट अकाउंटिंग में भी प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए बनाया जाता है क्या? कॉस्ट शीट। मतलब वो स्टेटमेंट जैसे बैलेंस शीट रहता ना, वैसा कॉस्ट शीट, लेकिन वो स्टेटमेंट आजू बाजू वाला रहता है, ये स्टेटमेंट एकदम वर्टिकल है, एक के नीचे एक चीजें लिखना, एक फॉर्मेट एकदम लॉजिकल फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट के बारे में हम बता रहे हैं। उस फॉर्मेट के बताने के पहले हम बता रहे हैं कि कॉस्ट शीट मतलब क्या। कॉस्ट शीट मतलब वो स्टेटमेंट, वो टेबल, जिस टेबल में, जिस स्टेटमेंट में हम हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट लॉस को निकालेंगे। जैसे हमने ट्रेडिंग, पी&एल, व्यापार लेखा वगैरह में सकल लाभ हानि निकलते थे, वैसे यहाँ पे कोई सकल अकल की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करना पड़ता? डायरेक्टली यहाँ पे अपने को प्रॉफिट निकालना है, प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना खर्चा हुआ, कितनी इनकम हुई, वो देख कर तो करते हैं। प्रॉफिट स्टेटमेंट को बनाने के लिए से फॉर्मेट बताते हैं एक बार, फिर क्वेश्चन के थ्रू चीजें बताएंगे। और ये उसके बाजू में लिखा है चैप्टर के पूरे नाम में, कॉस्ट शीट के बाजू क्या लिखा है बाबू? टेंडर। टेंडर मतलब जब, हाँ, टेंडर वही वाला टेंडर है। जैसे किसी से हमने कोई काम किए है, काम करना है हमको और उसने हमको एक टारगेट दे देगी इतना इतना बना के इतने इतने टाइम में, तो उसको टेंडर बोलते हैं। वही टेंडर का कोटेशन बनाते कैसा? प्रोफेशनल तरीके से, वो अपन सीखने वाले है। मतलब एक फॉर्मेट होता है, उसमें अपने को चीजें लिखना पड़ता है, वो टेंडर अपने सिलेबस में है। अब अगर मान लो अपने को एक्सपीरियंस नहीं है कोई काम का, अपन ने कभी क्या नहीं किए, वो काम नहीं अपना, मान लो एक केटरस का काम कर रहे हैं अपन, और केटरस के काम में अपने को एक्सपीरियंस इस बात एकदम नए है अपन, अपना खुद का केटरस है और अपने पास कोई आया और बोले ऐसा ऐसा काम है तो तुम इतनी बड़ी पार्टी के लिए तुम क्या खर्चा बताओगे, तो अपने को बताने जमेगा आगे। अगर अपने को एक्सपीरियंस नहीं है तो बोल रहे हैं हम अभी अभी चालू किए, तो एकदम से सटीक बता पाएंगे क्या? सही बता पाएंगे? नहीं। किसी भी चीज का जब तक अनुभव आएगा नहीं, एक्सपीरियंस आएगा नहीं, तो उसमें सही और परफेक्शन चीजें आएंगी कि अपने को? नहीं। तो टेंडर मतलब वो कौन बनाएगा टेंडर? जी, कौन टेंडर में पार्टिसिपेट करेगा? जो एक्सपीरियंस वाला है। तो ऐसे ही बहुत सारे कोई बड़ा काम मेरे को कराना है, मेरे बड़े काम के लिए मैंने टेंडर बुलाया। मैंने क्या बुलाया बड़े काम के लिए? टेंडर। टेंडर मतलब मैंने लोगों को बोला, जितने भी लोग ये काम करते हैं कैटरर्स का, मेरे इधर 1,000 लोग की पार्टी है, उस 1,000 लोग की पार्टी के लिए आप अपना अपना मेरे को कोटेशन दो। कोटेशन मतलब टेंडर के लिए सबमिट करने वाला डॉक्यूमेंट। कोटेशन दो मतलब टेंडर दो, टेंडर सबमिट करो। फिर हमको जो टेंडर सबसे अच्छा लगेगा, जो पैसे के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से जो भी तरीके से हम जज करेंगे, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो लोग अलग अलग तरीके से जो कोटेशन देंगे, उसमें हो सकता है कि जो नया नावेल है वो कंपटीशन के चक्कर में क्या करते, प्राइस बहुत कम कर दे, लेकिन उसका नुकसान हो जाए, अपने जेब से लगाना पड़ जाए। पॉसिबल है क्या ऐसा? हो सकता है ना, एकदम कम बता दिया लेकिन बोल के तो दिया था कि ये दूंगा, फिर वो कहाँ से लाएंगे? अपने जेब से लगाना पड़ सकता है, तो ऐसा नुकसान भी हो सकता है। तो इस चीज को बनाने के लिए, टेंडर को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए है? एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस अगर है हमको कोई चीज का, तो हम उसके बारे में कई बार क्या बना चुके होंगे? कॉस्ट शीट। जब हम खुद का काम करते हैं तो उसकी कॉस्ट निकालने के लिए हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, लेकिन किसी और का वही अगर टेंडर मिला हमको, तो वो जो हमारी कॉस्ट शीट है ना, हमारा जो पुराना अनुभव है ना, उस अनुभव के आधार पे हम अंदाजा लगाते हैं कि इतने की प्रोडक्ट के लिए मेरी इतनी कॉस्ट शीट बनी थी, इतना इतना खर्चा हुआ था, तो अब मैं इतने के लिए अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ या इतने का टेंडर मेरे को देना है, तो मैं उसके लिए क्या प्राइस बताऊँ?
तो हमको टेंडर बनाने के लिए किसका बेस लेना पड़ेगा? कॉस्ट शीट। मतलब कॉस्ट शीट मतलब हमने इसके पहले जब भी हमारा फाइनल प्रॉफिट लॉस निकाले होंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का, कॉस्ट शीट के थ्रू उसको बेस लेके उसका प्रपोर्शन का वैल्यू निकाल के हम टेंडर की बात करेंगे। 1000 का अगर हमने एक 10,000 का कॉस्ट शीट बनाया है और अभी अपने को टेंडर देना कितने का है? 1000 का। तो 1000 का निकालने के लिए 10,000 के बेसिस पे कैलकुलेशन चालू करेंगे कि 10,000 के लिए इतना लगा था तो 1000 के लिए कितना। कुछ खर्चे प्रोपोर्शनेटली क्या होते हैं? कम हो जाएंगे। और लेकिन कुछ खर्चे ऐसे रहते हैं 1000 बनाओ कि 10,000 बनाओ उतना ही लगेगा। वो भैया आएगा बनाने वाला, उसको उतना ही पैसे देना, उससे उतने का बनाओ कि कितने का बनाओ। समझ रहे होते? बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्या होते हैं? खर्चे होते हैं। तो ऐसे खर्चों को हम क्या करेंगे? अपडेट करके टेंडर के 1000 यूनिट के हिसाब से एडजस्ट करके टेंडर सीट बनाएंगे। सकल सूरत की बात करें तो टेंडर और कॉस्ट शीट दिखने में तो एक आध जैसे डुप्लीकेट ही है, लेकिन ये है एक्चुअल और ये है फ्यूचर। मतलब फ्यूचर अभी हुआ नहीं है, किसी और को हमने अंदाज से निकाल के दिए कि हम इतना इतना पैसा इसी कारण से लेंगे। और वही चीज जो एक्चुअली में हो चुकी है हमारे साथ पुराना, वो है कॉस्ट शीट। समझ रहे हो? तो कॉस्ट शीटों के बारे में अभी अपन आ जाते हैं। प्रॉफिट लॉस निकलने वाला है कॉस्ट शीट से, कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो पहले तो कॉस्ट शीट का हमको फॉर्मेट समझना पड़ेगा। फॉर्मेट समझने के भी पहले हम थोड़ा सा डिटेल में आ जाते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट बनता है, तो जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को बना के हम क्या कर देते हैं? सेल तो फाइनली आखिरी में अपन रिकॉर्ड करेंगे। उस सेल को रिकॉर्ड करने के लिए प्रोडक्ट से रिलेटेड खर्चों को दो हेड में बाइफरगेट कर देंगे। कौन से दो हेड? ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट। किस तरीके का डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है? फाइनेंशियल वाला डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है। फाइनेंशियल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या रहता है? ट्रेडिंग में आता है डायरेक्ट, पीएनएल में आता है इनडायरेक्ट। वो फाइनेंशियल है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लागत के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लागत के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई खर्चा कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, वो कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे ये फर्नीचर है, ये दुकान जिस मान लो कोई फर्नीचर बनाने वाले ने फर्नीचर बनाया, उसकी दुकान में रखा है, तो वो फर्नीचर बनाने के लिए उसने जो खर्चे किया, जिस खर्चों का असर उस प्रोडक्ट पे दिख रहा है, इस प्रोडक्ट पे फर्नीचर पे किन कौन से खर्चे हुए ऐसा दिख रहा है अपने को? पॉलिश, वेरी गुड। तो ये पॉलिश, पॉलिश डायरेक्ट खर्चा है। और लकड़ी, वुड डायरेक्ट, लोहा, आयरन, और पेंट, और उसमें नट बोल्ट भी लगे हो दिख रहे क्या? मतलब दिख रहे नहीं, लेकिन समझ में आ रहा ना, नट लगे होंगे। अगर नहीं लगे होंगे तो हिलेगा। तो उसमें नट वगैरह जो भी रहते हैं वो स्पेयर पार्ट वगैरह जो भी रहता है वो। और क्या दिख रहा है? हाँ, नहीं नहीं। हाँ, तो ज्वाइंटिंग मशीन का यूज हुआ होगा, आपको समझ में आ रहा है क्या? हाँ, हुआ नहीं रहता तो अपने आप जुड़ेगा क्या? हवा में जुड़ जाएगा क्या? मतलब कुछ चीज अपने को दिख नहीं रही है जुड़ इसमें, लेकिन उसका इमेजिन कर सकते हैं अपन कि इस पे वो चीज हुई होंगी, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं। तो जो भी अपने को इसके ऊपर उसका असर डायरेक्टली दिख रहा है कि नहीं, इसमें उसका असर है। ये जो ज्वाइंटिंग मशीन से लोहे जोड़ने का काम इसमें हो चुका है, दिख रहा होगा आपको ज्वाइंट करे हुए उसमें, तो वो चीज भी डायरेक्ट ही खर्चा, वो सब भी क्या है? डायरेक्ट खर्चा। तो वो मशीन से काम हुआ। और लेबर ने लकड़ी को जो किया होगा मशीन से, या फिर लेबर ने काट के आरी से किया होगा ना। अपने आप झाड़ पे ऐसी लकड़ी उगती क्या? झाड़ में है एकदम चौकन चौकन उग गए और तोड़ के लाया और बना दिया, ऐसा रहता क्या? नहीं भैया, बड़ा बड़ा काट के उसमें से ऐसे बनते, बनाते नहीं बनाते? बनाते बनाने वाले। तो ये जो वुड है, ये जो लकड़ी है, ये क्या रहेंगे? इसको जो आकार दिए, इसके लिए किसने काम किया? लेबर ने। लेबर को वेजेस दिए, वो वेजेस भी का भी असर अपने को दिख रहा है। अगर वर्कर का काम नहीं रहता तो लकड़ी ऐसी दिखती थी क्या? तो ये जितनी भी चीजों का असर प्रोडक्ट पे दिखता है उसको डायरेक्ट खर्चा बोलते हैं। डायरेक्ट इसको बोलते नहीं, समझे? और उन डायरेक्ट खर्चों को हम तीन हेड में बाइफरगेट करेंगे। किन कौन से तीन हेड में बाइफरगेट करेंगे सर? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। मटेरियल मतलब जो वस्तुएं इसमें लगी, लकड़ी, लोहा, खीले, ये सब मटेरियल है। और लेबर मतलब मजदूर ने जो काम किए। कौन से मजदूर ने काम किए होंगे? पॉलिश वाला मजदूर होगा, वर्कर जो भी बोलो, और पेंट वाला होगा, लकड़ी वाला होगा, हर एक के लिए अलग आने ले जाने वाले वर्कर होंगे। तो ये सब वर्कर को क्या बोलेंगे अपन? इनको जो पैसा दे रहे हो लेबर खर्चा, लेबर चार्ज। इसके बाद एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब कुछ खर्चे होते हैं जो इनडायरेक्टली अपने को क्या करना है। जैसे उसमें वो साइन पेपर घस दिए, खर्चे में होकर में, क्योंकि उसमें लग तो नहीं गया लेकिन उसका यूज होकर के वो बना। तो ऐसे जितने भी खर्चे हैं, जिन सब खर्चों को मिला के हम क्या कंसिडर करते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट। जो डायरेक्ट कॉस्ट जो है हमारे प्रोडक्ट की मेन कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है? मेन कॉस्ट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट, मतलब प्राइम कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? प्राइम मतलब मेन, मुख्य। प्राइम प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है? यस,
प्रोडक्ट का मेन कॉस्ट, जिस कॉस्ट का इम्पैक्ट, जिस खर्चे का असर उस प्रोडक्ट पे डायरेक्टली दिख रहा है कि ये खर्चा इस पे हुआ है, दिख रहा नहीं दिख रहा, तो उनको बोलते हैं डायरेक्ट। अब कुछ खर्चे होते हैं इनडायरेक्ट, ये हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं सुधांशु? कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग नहीं, फाइनेंशियल में अलग रहता है वो प्रोडक्ट बनाने और ट्रेडिंग का पीएनएल का, वो नहीं बोल रहे कॉस्ट के। लागत के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट पे जो असर दिख रहा है वो डायरेक्ट, और जिसका असर नहीं दिख रहा वो इनडायरेक्ट। जैसे मेरे को बताओ कि ये जो प्रोडक्ट बना के बेचे उन लोग का ऑफिस होगा क्या? प्रोडक्ट देख के बताओ, प्रोडक्ट देख के बता सकते क्या कोई? प्रोडक्ट को देख के बताओ, प्रोडक्ट देख के नहीं बता सकते ऑफिस था कि नहीं था, और ऑफिस था भी तो उसमें कितनी लाइट जली थी बताओ प्रोडक्ट देख के। और प्रोडक्ट को देख के बताओ कि बिल कितना आया होगा उसके, बता वो चीजें नहीं बता रहे, लेकिन वो हुआ होगा कि अगर उनके बिजनेस में हुआ होगा, ऑफिस वगैरह रहता है, लेकिन इस प्रोडक्ट पे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिख रहा नहीं है। तो जो फैक्ट्री में ये प्रोडक्ट बन रहा था उसमें पंखा चालू था कि बंद था? नहीं बता सकते। तो वो खर्चा हुआ कि नहीं हुआ या कितना हुआ, उसको इस प्रोडक्ट को देख के अंदाजा लगाया जा। फैक्ट्री जो थी उसमें किराया भरे कि नहीं भरे, इसको देख के बताओ। मतलब जो खर्चे हुए होंगे खर्चे, लेकिन उसका असर इस प्रोडक्ट पे हम देख करके तय नहीं कर सकते कि वो खर्चा हो गया कि नहीं हुआ या दिए कि नहीं दिए। उन खर्चों को बोलते हैं इनडायरेक्ट। समझ रहे हो इनडायरेक्ट? तो इनडायरेक्ट खर्चों में क्या क्या आएगा, जितने भी खर्चे आएंगे इनडायरेक्ट, जो भी उसका प्रोडक्ट पे असर नहीं दिख रहा, उनको हम 3 हेड में बाइफरगेट करेंगे। इवन फैक्ट्री के भी कुछ खर्चे इनडायरेक्ट रहेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल में तो डायरेक्ट खर्चे ही रहते हैं फैक्ट्री के, लेकिन फैक्ट्री के खर्चे कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनडायरेक्ट हो सकते हैं। जैसे फैक्ट्री की लाइट, फैक्ट्री का फैन, फैक्ट्री में झाड़ू मार के काम करते कि बिना झाड़ू मारे काम करते बताओ वाला? ये प्रोडक्ट को देख के बताओ, प्रोडक्ट देख के बता सकते क्या? हो सकता है झाड़ू मारते हो या वो, लेकिन आया करना है जानते हो ना, पंखा चालू किया तो वही झाड़ू हो जाता। तो मतलब कुछ भी कर सकते। बोलने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट को देख के हम जो चीज तय नहीं कर पा रहे हैं वो इनडायरेक्ट है। समझ में आया है? तो बताइए ना, जो फैक्ट्री के भी कुछ खर्चे, पहले तो इनडायरेक्ट खर्चों को कॉस्ट अकाउंटिंग के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं सर? सर के ऊपर से जा रहा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, ओवर हेड, सर के ऊपर से जा रहा पूरा, नहीं समझ में आ रहा? जो खर्चे का असर इस पे समझ में नहीं आ रहा, दिमाग के ऊपर से जा रहा, बोले खर्चा किए कि नहीं किए, वो ओवरहेड है। वो क्या है? तो ओवरहेड इनडायरेक्ट खर्चों को बोलते हैं। इनडायरेक्ट खर्चों को क्या बोलते हैं सर? ओवरहेड। और 3 डिपार्टमेंट के ओवरहेड होते हैं। 3 कौन से डिपार्टमेंट होते हैं सर? फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चों को क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड की स्पेलिंग बराबर लिखे, और ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड की स्पेलिंग बराबर लिखे। उसके बाद में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की स्पेलिंग बराबर है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड यानी सेल्स से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड और फैक्ट्री से रिलेटेड, 3 तरीके के इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। बताओ ये जो फर्नीचर है हम जब लाए थे नागपुर से, जहाँ से भी खरीद के लाए होंगे, तो ये गाड़ी में जो लाए थे वो गाड़ी के किराए को हमने दिए कि दुकान वाले ने दिया? फर्नीचर देख के बताओ, फर्नीचर को देख के बताओ। नहीं मालूम, बता नहीं सकते। समझ रहे नहीं समझ रहे? अगर सर फर्नीचर के पैसे तुमने किराए के पैसे डालने के लाने के किराए गाड़ी के पैसे तुमने दिए होंगे तो फर्नीचर थोड़ा ज्यादा चमकेगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब ये फर्नीचर को देख के अपन ये नहीं तय कर सकते कि इसका डिलीवरी का खर्चा किसने पे किया, हमने पे किया कि आगे वाले ने पे किया, वो हमारा खर्चा है कि ये नहीं है। समझ रहे हो? तो जो प्रोडक्ट को देख के खर्चा नहीं अंदाज लगा सकते वो इनडायरेक्ट होता है। सेलिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का भी खर्चा अगर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो वो डायरेक्ट नहीं है, उसका इम्पैक्ट प्रोडक्ट पे होता नहीं है। कस्टमर को फैसिलिटी मिल रही नहीं मिल रही वो अलग चीज है, लेकिन प्रोडक्ट पे उसका असर हो रहा क्या, ऐसे खर्चे को इनडायरेक्ट बोलते। समझते नहीं समझते? 3 डिपार्टमेंट के खर्चे रहते हैं इनडायरेक्ट, कौन थे? फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और ये तीनों इनडायरेक्ट खर्चे को जोड़ने के बाद में जो प्राइम कॉस्ट है उसमें क्या करेंगे? फैक्ट्री का ओवरहेड, ऑफिस का ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड जोड़ देंगे, और फाइनली अपनी आ जाएंगी कौन सी कॉस्ट? और टोटल कॉस्ट में अपने को, अगर अपने को सेल पता है तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकाल लेंगे? प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। टोटल कॉस्ट आ गया, सेल मालूम पड़ गया, तो बीच में से कॉस्ट आ गई 80,000 मान लो, और सेल आ गई 1 लाख। बोलो प्रॉफिट।
20,000, हाँ ज़्यादा 20,000 ऐसा नहीं करेंगे। 20,000 समझते नहीं समझते? तो जो प्रॉफिट लॉस है इस तरीके से अपने को फॉर्मेट में निकालना है, लेकिन ये चीज़ हो गई एकदम प्लेन। पहले तो अपने को ये प्लेन माइंडसेट से दिमाग में चीज़ें रहना चाहिए। कौन सी चीज़ें? कॉस्ट शीट में पहले तो दो हेड में खर्चों को बाइफरकेट करते, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वाले खर्चे का टोटल को क्या बोलते? प्राइम कॉस्ट, मुख्य खर्चा। प्राइम मेन प्रोडक्ट का खर्चा प्राइम कॉस्ट। और मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, मुख्य डायरेक्ट खर्चों का टोटल को क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। प्लस देशवासियों, प्लस स्टार प्लस, प्लस करेंगे ओवरहेड। ओवरहेड के अंदर तीन है तरीके के ओवरहेड: फैक्ट्री का ओवरहेड, ऑफिस का ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड। और ये तीनों को जोड़ने के बाद जो टोटल आएगा उसको क्या बोलेंगे सर? टोटल कॉस्ट। नहीं समझे बस? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के अंदर फिर जोड़ेंगे प्रॉफिट लॉस से। समझते हैं? तो ये है बेसिक आइडिया फॉर्मेट के लिए। लेकिन एग्जैक्ट अगर बात करें फॉर्मेट की तो उसके अंदर नखरे भी आएंगे। किस बात के नखरे? जब प्रोडक्ट अपन बना के बेचते हैं ना, प्रोडक्ट बनाते हैं तो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं फैक्ट्री के अंदर जितना भी मटेरियल लगाए थे पूरा पूरा बन के रेडी हो जाए, जरूरी है क्या? कुछ फर्नीचर ऐसे रहेंगे, 1000 फर्नीचर के लिए लकड़ी लाए थे, लोहा लाए थे, सब लाए थे, तो उसमें से 800 ही बने, बाकी के कहाँ गया सर? बाकी का आधा लोहा ऐसे ही रखा है जो बनने का है, या आधा लोहा तो रखा है उसमें लकड़ी ऊपर की लगने की है, आधी लकड़ी लगी है जिसमें लोहा लगने का है, लोहा और लकड़ी लगी इतनी आपस में तो फर्नीचर बना ही पूरा। अधूरा अधूरा रखा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक लोहे को वैसी काटे भी नहीं, वैसी रखा है रॉ मटेरियल, लकड़ी वैसी झाड़ से तोड़ के लाके रखी है 50 फर्नीचर जिससे बन सकते, वैसी रखा है रॉ मटेरियल। मतलब वो जो प्रोडक्ट लाए थे वो स्टॉक में रह सकता है कि नहीं रह सकता है? बन के तैयार हो जाए जरूरी है क्या? नहीं तो स्टॉक की भी हालत तीन तरीके की रहेंगी। कौन से तीन तरीके की? रॉ मटेरियल एकदम कुछ भी काम नहीं हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब अधूरा बन के तैयार हो गया, एक फिनिश लिस्ट का स्टॉक बन तो गया लेकिन बिका नहीं, 100 के 1000 बिके के नहीं भैया, 800 बिके, बाकी के कुछ स्टॉक टाइप में है, फिनिश्ड गुड्स कंप्लीट बन गए लेकिन वो बिके नहीं, अधूरे बन गए, रखे हैं, कुछ भी नहीं बना, बस कच्चा रखा है, रॉ मटेरियल रखा है, मतलब लोहा रखा है बिना काटे, काटे भी नहीं उसको अभी तक, पाइप जोड़ेंगे तो बात की बात है, लकड़ी वैसी चीज की। तो ये तीन तरीके के स्टॉक होते हैं। तीन तरीके के होते हैं स्टॉक, दिवाली आ रही है ना, तैयारी करते हैं तो बताओ ना, तो तीन तरीके के स्टॉक कौन से होते हैं? रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस अधूरा बना हुआ, फिनिश गुड्स यानी तैयार तैयार पूरा पन्नी पैक। समझते हैं? टेप बुक मार देते ना मस्त कप, चमका दिए तो ललच जाए कस्टमर देख के, बोले क्या फर्नीचर बनाए करके, ऐसी करते हैं दुकान वाले, ऐसी करते अच्छे तरह। तो बताइए ना, ये जो प्रोडक्ट बनाने के लिए हम जो खर्चा कर रहे हैं इसके अंदर बीच बीच में स्टॉक आएगा अधूरा वाला इसका, तो अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरीके के स्टॉक को बीच में रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे पहले हम जोड़ेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों का टोटल को बोलो, बोलो दोस्त, प्राइम कॉस्ट। और उसके अंदर जोड़ेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, और फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने के बाद में फिर जोड़ेंगे अपन WIP का ओपनिंग स्टॉक माइनस WIP का क्लोजिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस WIP, फैक्ट्री कॉस्ट फैक्ट्री का खर्चा। फिर उसके बाद में जोड़ेंगे ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड के बाद में जो वैल्यू आएंगी उसको बोलेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट, प्लस करेंगे फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक, फिर जो अमाउंट आएंगे उसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्लस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो आएगा उसको बोलेंगे टोटल कॉस्ट, प्लस करेंगे प्रॉफिट लॉस डिवाइड, इसके बाद में आएगा सेल। जिसको नहीं समझा वो जाएगा जेल। चाय की पत्ती मौसम बात, अब तो जेल तो जाना पड़ेगा, समझ में आना पड़ेगा। नहीं समझ में आया क्या बोले? समझेंगे समझेंगे, धीरे धीरे समझता। तो ये है कंप्लीट फॉर्मेट, जिसको हम जिसको नहीं समझा बोल रहे, इसलिए हम अच्छे अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे।
फॉर्मेट, फार्मूला थोड़ी है वो, फॉर्मेट है ना। चाय पिए नहीं ना सुबह, इसलिए 3 ही लिखे, लिखेंगे बाद में लिखेंगे। तीसरी आंख से देखो दिखेगा बराबर। पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट। अब अगर हम बात करें मटेरियल की, तो मटेरियल की सबसे पहले वैल्यू जो है डायरेक्ट मटेरियल, इसके अंदर आता है स्टेप ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरिएज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, क्या लिखे हमने, कंज्यूम मतलब जो मटेरियल लग गया। मान लो 100 का स्टॉक था पहले से, रॉ मटेरियल पहले से कितना था, और उसके बाद में हमने खरीद के लाए 500 का, कितने का लाए, और 500 का लेके आए और गाड़ी वाले को 50 रुपए दे दिए। गाड़ी वाले को कितने रुपए दिए लाने के, 50 रुपए। और जो स्टॉक बचा है उसकी कीमत कितनी है, बताओ कितने का स्टॉक यूज हो गया। 100 का था, 500 का लाए, 50 खर्चा किए, और जो बचा उसकी वैल्यू 200 है, 450। 50 वो प्रोडक्ट खर्चा ही है ना, स्टॉक का ही खर्चा है ना वो भी। तो जो टोटल खर्चा किए कितना किए, 100 का पहले का, 500 का नया, 600 और 50 का खर्चा किया, 650 लागत हो गई। लेकिन उसमें से तो 200 का तो बचा ही है बोलते, तो 650 में से अगर 200 का बचा ही है तो खर्चा कितना हुआ है बोलते। ये है रॉ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू, कितने का मटेरियल में खर्चा हो गया, 450। तो ये फार्मूला क्या बोलता, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरिएज इनवर्ड मतलब लाने का खर्चा माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अगर अपने को ये जानकारी दी है तो इससे रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते आना चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए। और ये रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के बाद में फिर दूसरी आइटम आएगा डायरेक्ट। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट ही रॉ मटेरियल कंज्यूम दे देता, या डायरेक्टली रॉ मटेरियल लिख के दे देता, तो अपने को फार्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये हम अभी जो फॉर्मेट बता रहे हैं, डिटेल में बता रहे हैं, मैक्सिमम जो चीजें आएंगी वैसे। जैसे अपन ने काय में देखे थे, फाइनल अकाउंट में, अपने ट्रेडिंग पीएनएल में, वो बहुत सारी चीजें पढ़े थे जो हर प्रश्न में आती थी क्या, बताओ ना, हर प्रश्न में आती थी क्या, नींद आ रही क्या तुम्हारे को, बताओ ना। हर प्रश्न में नहीं आती थी चीजें, पूरी चीजें, तो ये जो चीजें बता रहे हैं इस पॉइंटर से बता रहे हैं कि आपको क्वेश्चन में कोई एक आधे में भी आए तो तकलीफ ना आ जाए। ये पूरी चीजें हर प्रश्न में आने वाली, ये भी पूरा पूरा बता रहे तो ध्यान दो पूरा। डायरेक्ट वेजेस या लेबर जो भी रहेगा उसको भी जोड़ लेंगे, इसका पैसा इधर, 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 फिर इनका टोटल करके इधर, फिर इसका वैल्यू लिख देंगे जाके इधर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इधर, फिर इनको तीनों को जोड़ेंगे। कौन से तीन तिरंगा झंडा दिख रहे बोलो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों का टोटल करेंगे, जो जो अमाउंट आएगा उसको क्या बोलेंगे बोलो, जहरीलो अभी तो बताए थे, क्या बताए थे सर, प्राइम कॉस्ट बताए थे, प्राइम कॉस्ट बताए थे नहीं बताए थे, बताइएगा। इसके बाद में हम कौन से डिपार्टमेंट का, तीन अभी ये पूरे डायरेक्ट खर्चे का टोटल हो गया, इसके बाद में इनडायरेक्ट खर्चों में 3 डिपार्टमेंट में बांटा हुआ है, कौन से 3 डिपार्टमेंट नाम बोलो,
फैक्ट्री क्या बोले थे, फीस का बोले थे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। झेरी हो। अभी हम स्टॉक की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट खर्चे। इनडायरेक्ट खर्चे को तीन डिपार्टमेंट कौन से थे? फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इनडायरेक्ट खर्चे को कॉस्ट अकाउंटिंग की भाषा में क्या बोलते? ओवरहेड बोलते। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कॉस्ट अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या बोलते? ओवरहेड। तो तुम्हारे दिमाग में नहीं जा रहा, सर के ऊपर से जा रहा। ओवरहेड। समझ रहे नहीं समझ रहे? क्या समझते? समझते कि नहीं समझते? क्या समझते बोलो ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट ओवरहेड। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओवरहेड बोलते हैं जिसमें तीन डिपार्टमेंट आते हैं, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्ट्री समझता जब प्रोडक्ट बनता है, ऑफिस समझता चकाचौंध लाइट लगा दिए पूरा ऑफिस। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेल करने के लिए जो उनको बिल्डिंग नहीं देती सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, सेल करने का खर्चा। एडवर्टाइजमेंट हो गया, या गाड़ी से अपन प्रोडक्ट पहुंचा के देते कस्टमर तक, तो गाड़ी का खर्चा हो गया। ये सब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में खर्चा होगा नहीं होगा? तो वो सब चीजें। वैसे तीन डिपार्टमेंट में खर्चों को बांटना है। तो सबसे पहले क्या लेंगे? फैक्ट्री, फिर उसके बाद में ऑफिस, और उसके बाद में तीनों में से एबीसीडी में क्या आएगा बताओ भला? एबीसीडी में एफ, उसके बाद में, उसके बाद में कोई सीक्वेंस ध्यान में रखिए। फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। पहले फैक्ट्री का, फिर ऑफिस का, उसके बाद में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। नहीं समझे? हाँ ना बाबू, अभी वो सीक्वेंस तो छोड़ दो, उसके बीच में भी स्टॉक का सीक्वेंस आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड के चार नाम है। एक ही आइटम के चार नाम है सर। हाँ, हाँ। फैक्ट्री ओवरहेड को क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट का मतलब का खर्चा। फैक्ट्री को क्या बोलेंगे? फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट मतलब फैक्ट्री का खर्चा। और फैक्ट्री वर्ड के लिए एक और एक वर्ड आता है। फैक्ट्री के बदले क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? वर्क। वर्क फैक्ट्री में क्या होता? प्रोडक्ट बनने का काम। तो वर्क मतलब वर्क ओवरहेड बोलो या फैक्ट्री बोलो, एक ही है। और वर्क ओवरहेड को भी वर्क क्या भी बोल सकते हैं? ओवरहेड को ऑन कॉस्ट बोलते हैं और फैक्ट्री को वर्क बोलते हैं। वर्क और फैक्ट्री दोनों अदल बदल होकर भी यूज हो सकता, और ओवरहेड और ऑन कॉस्ट भी अदल बदल होकर भी यूज हो सकता। ओवरऑल चार नाम बन गए। क्या नाम है चार? फैक्ट्री का खर्चे को क्या क्या बोलेंगे? फैक्ट्री का खर्चा समझते हो? फैक्ट्री में जो खर्चा किया गया। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, वर्क ओवरहेड, वर्क ऑन कॉस्ट। सबका मीनिंग एक ही है। क्वेश्चन में जो लिख के आएगा वो लिखना पड़ेगा। समझते हैं? ये हमने नहीं बनाया चार नाम, वो जो नाम दिए गए वो लिख दिए। अब इसमें एक खर्चा नहीं आएगा, बहुत सारे आएंगे, वो जब आएगा तब बताएंगे। फैक्ट्री में एक ही खर्चा करेंगे क्या? फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री का झाड़ू। समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा क्या? इसके बाद जो आएगा खर्चा आएगा, उसको कोई नाम नहीं देंगे। नहीं, इसका नाम नहीं है कोई। उसके बाद क्या करेंगे? गलत जवाब। वर्क इन प्रोग्रेस। यही तो खेल है, असली मजा तो अब आएगा। यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या नहीं है? ऑन नहीं है। अब इसका मीनिंग समझो हिंदी में पहले, फिर इंग्लिश में समझना। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट का मतलब होता है फैक्ट्री का खर्चा, और फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब होता है फैक्ट्री तक का खर्चा। इंग्लिश इज द वेरी फनी लैंग्वेज।
फैक्ट्री कॉस्ट और फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट मतलब फैक्ट्री तक का खर्चा, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट मतलब फैक्ट्री का खर्चा। मान लो एग्जांपल के तौर पे प्राइम कॉस्ट हुई है 100 रुपए, कितने हुई है प्राइम कॉस्ट एग्जांपल के लिए, फैक्ट्री में खर्चा किए 20 और कोई भी स्टॉक वगैरह नहीं है फॉर एग्जांपल, कोई भी स्टॉक वगैरह बचा नहीं, पूरा पूरा बन गया, एग्जांपल सिंपल करने के लिए बताया, टोटल खर्चा कितना हो जाएगा समझ। फैक्ट्री का खर्चा कितना है 20 रुपए, झेरी लो 20 रुपए तो खरे फैक्ट्री में खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा कितना है, और फैक्ट्री के लेवल तक बनाने में टोटल खर्च कितना हो गया, फैक्ट्री तक खर्चा कितना किए 120, फैक्ट्री के पहले का भी और फैक्ट्री का भी मिला के फैक्ट्री तक का खर्चा 120। तो फैक्ट्री कॉस्ट मतलब फैक्ट्री तक खर्चा कितना किए है, और फैक्ट्री का खर्चा मतलब फैक्ट्री ऑन कॉस्ट फैक्ट्री में खर्चा कितना किया, फैक्ट्री पे खर्चा कितना किया। सब समझते नहीं समझते, तो ऑन रहने और नहीं रहने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या, बहुत फर्क पड़ जाएगा भैया, पलट पलट हो जाएगी दुनिया, समझते नहीं समझते, समझो समझो। इसे कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा सर, वैसे लगता नए नए में वैसे लगता। बोलो सीक्वेंस बोलो, सबसे पहले रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल जो भी बोलो, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों का टोटल का नाम बोलो। पिराइन कॉस्ट बोलो ना, बोलो बोलो पिराइन कॉस्ट। हाँ उसके बाद में फैक्ट्री का खर्चे, फैक्ट्री खर्चे के चार नाम बोलो, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क ऑन कॉस्ट, वर्क ओवरहेड, चार नाम बोलो। हर बच्चा जब तक चार नहीं बोलेगा तो आगे नहीं जाएंगे, बोलो चार नाम, आप बोलो पहले चार नाम बाद में आप बोलना। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, वर्क वर्क ओवरहेड, वर्क ऑन कॉस्ट, दो बोलो तुम बोलो, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, वर्क ओवरहेड, वर्क ओ ऑन कॉस्ट, बोलो फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, वर्क ओवरहेड, वर्क ऑन कॉस्ट, बोलो। तो ये चार जो खर्चे सब, चार जो नाम है सबका मतलब फैक्ट्री का खर्चा। फिर उसमें जोड़ेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP यानी अधूरे बने हुए स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक, और अधूरे बने हुए स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, प्लस माइनस करके जो अपडेटेड वैल्यू आएंगी उसको बोलेंगे फैक्ट्री तक का खर्चा, जिसका नाम है फैक्ट्री कॉस्ट। या ऑन वर्ड यहाँ पे लगाना, ओवरहेड तो बिल्कुल ही नहीं लगाना है, ओवरहेड ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, कॉस्ट वर्ड ही है, लेकिन वो कॉस्ट कौन सा है, सिर्फ कॉस्ट, ऑन कॉस्ट, ऑन मतलब का खर्चा और कॉस्ट मतलब तक का खर्चा। फैक्ट्री तक का खर्चा मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, का खर्चा मतलब फैक्ट्री में जो खर्चा किया उसके लिए वर्क ओवरहेड या वर्क ऑन कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट सिर्फ बोलेंगे या सिर्फ वर्क कॉस्ट बोलेंगे तो तक का खर्चा, समझ रहे हो, समझो थोड़ा। उसके बाद में कौन सा डिपार्टमेंट आएगा ABCD के हिसाब से, ऑफिस ओवरहेड के कितने नाम है सर, चार। ऑफिस को क्या भी बोलते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हैं, समझने के एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑन कॉस्ट, जहरीलो ऑन कॉस्ट, कॉस्ट मत बोलो, सिर्फ कॉस्ट और ऑन कॉस्ट में अंतर है, जहर फैलाते क्या पूरा। जब अपन ने फैक्ट्री का खर्चा जोड़े थे उसके बाद जो अमाउंट आया था उसका नाम दिए थे क्या, नहीं, लेकिन ऑफिस का खर्चा जोड़े उसके बाद में नाम दिए है क्या, हाउ, ये भी अलग नखरा है। प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन P फॉर प्रोडक्शन, T फॉर टोटल लिखे, प्रोडक्शन कॉस्ट है। और फिर प्रोडक्शन के बाद में आ जाएंगे अपन ओपनिंग स्टॉक ऑफ माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ
फिनिश्ड गुड्स मान लो मैंने प्रोडक्ट बनाया हूँ, प्रोडक्ट्स किया, बनाया कितना हूँ 1000 रुपए, और 1000 रुपए में से मैंने 1000 पहले का बना हुआ रखा था 100 रुपए का, या यूनिट में बताता, अभी बनाया मैंने 1000 यूनिट, और पहले के कितने बने हुए रखे थे 100 यूनिट, और उसमें से मैंने 50 यूनिट बच गए, किसमें से टोटल 1100 में से 1000 बनाया आप, पहले के 100 मिला के 1100 में से 50 बच गए, बताओ कितने के यूनिट बेताला 1050। तो ये 1050 वो प्रोडक्ट है जिस जो बेच दिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब प्रोडक्शन किए हैं 1000 का, पहले के रखे हैं 100, उसको प्लस जो बच गए उसको कर दिए माइनस, तो जो टोटल प्रोड्यूस किए थे उसमें से कितना बेच दिए वो पता चल जाएगा, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS शॉर्टकट में बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। प्रोडक्शन कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ गुड्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जोड़ देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स घटा देंगे, तो जो टोटल बना है उसके अंदर जोड़ दिए, कितने का पहले का रखा था उसमें से माइनस कर दिए, जो बच गया यानी बाकी का बेच डाले। नहीं समझते तो ये फार्मूले के हिसाब से याद रखिएगा। फिर इसके अंदर जोड़ेंगे आखिरी डिपार्टमेंट, बोलो। तो इसके बाद में अपन को अगर मालूम पड़ गया है सेल, अपने को क्या मालूम पड़ गया है, तो बैलेंसिंग फिगर में क्या निकाल लेंगे, नहीं समझे, तो ये है कॉस्ट शीट का कंप्लीट फॉर्मेट, दिख रहा क्या चित्र, हाँ आप भेजते ना भैया, भेजने पैसा लिए पीछे में भेजेंगे, तो फॉर्मेट एक बार बोल के बता रहे हैं, फॉर्मेट आप लोग बोल के बताओ हमारे को पूरा, ये याद करके आना है, बोलो। हाँ ना, अभी बोल के बताओ ना एक बार। सबसे पहले जुड़ेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम में भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरिज इन वर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जिससे निकलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम या रॉ मटेरियल, मटेरियल के बाद में जोड़ेंगे लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों का टोटल को क्या बोलते हैं प्राइम कॉस्ट में, कौन से डिपार्टमेंट का कौन से ओवरहेड को सबसे पहले जोड़िएगा, फैक्ट्री का, फैक्ट्री ओवरहेड के 4 नाम, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, फैक्ट्री ऑन ओवरहेड, वर्क ऑन कॉस्ट, वर्क ओवरहेड, ये जो भी बोलो, जो भी क्वेश्चन में जो भी नाम से दिया है उसको जोड़ देंगे, फिर जो आएगा उसका कोई नाम देने की जरूरत, उसके बाद जोड़ेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश WIP, पहले WIP, फैक्ट्री के बाद WIP, ऑफिस के बाद, फैक्ट्री के बाद WIP, और ऑफिस के बाद फिनिश, फैक्ट्री के खर्चे को जोड़े, उसके बाद में ओपनिंग स्टॉक और WIP जोड़ के ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक और WIP माइनस कर दिए, WIP का ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस, फिर बोलेंगे फैक्ट्री तक का खर्चा, जिसको बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क ऑन वन नहीं बोलने का, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। फिर उसके बाद जोड़ेंगे ऑफिस डिपार्टमेंट, ऑफिस के खर्चों के 4 नाम है, ऑफिस ऑन कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये जो भी रहेगा उसको जोड़ने के बाद नाम दिया है, फैक्ट्री के तुरंत बाद नाम नहीं दिया है, डायरेक्ट फिनिश गुड्स के बाद ही है, स्टॉक के बाद ही नाम दिया है, तो ऑफिस के बाद में नाम दिया है, ऑफिस के बाद में जो टोटल आता है उसको क्या बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, और प्रोडक्शन कॉस्ट में अपन जोड़ेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और जो वैल्यू आएंगे उसको बोलेंगे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इतने रकम, उसको बेचने के लिए और खर्चा करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जोड़ेंगे तो आएगा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के बाद में सेल अगर पता है तो बैलेंसिंग फिगर के बारे में प्रॉफिट लॉस पता चल जाएगा। नहीं समझे
एक बारी में बोल रहे पूरा ध्यान से सुनो। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों का टोटल प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के अंदर जोड़ेंगे फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री ओवरहेड, उसको जोड़ने का कोई नाम नहीं है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू प्लस और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू माइनस, उसके बाद जो आएगा उसको बोलेंगे फैक्ट्री तक का खर्चा, फैक्ट्री कॉस्ट और या वर्क कॉस्ट। और उसके बाद में जोड़ेंगे ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड को जोड़ने के बाद फिर प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट में जोड़ेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिर जो आएगा उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जोड़ेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के बाद जो अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में जोड़ेंगे अपन प्रॉफिट लॉस, तो आएगा सेल। नहीं समझे? नहीं समझे? यस, दिमाग के ऊपर से गया क्या पूरा? फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। एक्चुअली क्वेश्चन में जो डेटा दिया रहेगा फॉर्मेट फिट करना है, लिखना है, लिखने के मार्क मिलते 16। समझ में आया क्या बोला? हाँ? तो क्या करिएगा, फॉर्मेट भेज डालेंगे तो याद करके आइएगा, कोशिश करिएगा। आज के लिए